चल बेटा, मैं करता हूँ तेरी आंखों का इलाज। रोनी के कुछ बोलने से पहले ये एक कड़क आवाज वहां पर गूंजी और किसी ने पीछे से उस लड़के की गर्दन की हड्डी को मरोड़ दिया। वो लड़का दर्द में करहाते हुए अपनी गर्दन उसके पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। रोनी ने उसके पीछे देखा तो 3-4 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड खड़े थे और उन सब के सामने शेरगिल उस बदतमीज लड़के की गर्दन पकड़कर खड़ा था। आजा बेटा, बहुत शौक है ना लड़कियों से टकराने का। आज मैं तेरा सारा शौक एक साथ पूरा करता हूँ। शेरगिल उसकी गर्दन पकड़कर घसीटते हुए कॉलेज से बाहर ले जाने लगा। क्लास का टाइम था, जिस वजह से कैंपस में ज्यादा बच्चे या टीचर्स मौजूद नहीं थे, इसलिए उसे ज्यादा लोगों ने नहीं देखा। पर रोनी अभी भी हैरानी से ये नजारा देख रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ ये अभी अभी हुआ क्या, और आखिर ये कौन लोग थे जो उस लड़की को ऐसे घसीट कर ले गए। भैया, जिया की आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसने अपने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ जिया और छवि खड़े थे। दोनों दौड़ते हुए उसके पास आए और एक साथ उसके गले लग गए। भैया, अब ठीक तो हो ना? उन लोगों से ज्यादा लड़ाई तो नहीं की? जिया परेशान होते हुए बोली। क्लास में जाने के बाद उसे ऐसे परेशान देखकर छवि ने उससे पूछा तो जिया ने बाहर जो कुछ भी हुआ उसे सब कुछ बता दिया और वो दोनों दौड़ते हुए क्लास से बाहर आ गए। हाँ रोनी, तो ठीक है ना? हाँ यार, मैं ठीक हूँ। तुम दोनों ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो? और मैंने कौन सा लड़ाई झगड़ा किया जो तुम दोनों ऐसे परेशान हो रही हो? मतलब? छवि और जिया दोनों ने एक साथ हैरानी से कहा। मतलब ये, मैं उस कमीने की धुलाई करता उससे पहले ही कोई 3-4 बॉडीगार्ड आकर उसे घसीटते हुए लेकर चले गए। पता नहीं कौन थे। जिया धीरे से बुदबुदाई। बॉडीगार्ड? उसे समझते देर न लगी। आखिर रोनी कौन से बॉडीगार्ड की बात कर रहा है? आफ्टर ऑल युवराज के अलावा और कौन उसकी सेफ्टी का इतना ध्यान रख सकता था? थैंक गॉड। अच्छा चलो छोड़ो ये सब, चलो सबके क्लास का टाइम हो रहा है। भाई आप अपने क्लास में जाओ और छवि चलो, हमारे क्लास का भी टाइम हो रहा है। तीनों अपने अपने क्लास की तरफ बढ़ गए। तभी रोनी के दिमाग में कुछ खटका और वो रुककर जिया से बोला, गुड़िया, तूने तो बताया था कि तेरी फैमिली बैकग्राउंड काफी नॉर्मल है, तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। फिर ये बॉडीगार्ड्स, कहीं ये सब तेरे बॉडीगार्ड्स तो नहीं थे ना? जिया थोड़ा हकलाते हुए बोली, नहीं तो नहीं भैया, मैंने तो पहले ही कहा था ना, मेरी फैमिली बैकग्राउंड नॉर्मल है। ये बॉडीगार्ड्स वगैरह मेरे पास कहाँ से आएंगे? शायद उस लड़के ने किसी और लड़की को छेड़ा होगा, इसलिए वो लोग उसे ले गए होंगे। अब चलो अपने अपने क्लास में। कॉलेज खत्म होने के बाद जिया घर के लिए निकल गई, पर पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस उन बॉडीगार्ड्स का ख्याल चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था युवराज ने उसके पीछे बॉडीगार्ड्स क्यों लगा रखे थे। घर जाकर सबसे पहले वो युवराज से इसी के बारे में बात करने वाली थी। घर पहुंचने के बाद वो आज हमेशा की तरह खुश नहीं लग रही थी, थोड़ी सी मायूस थी। आज वो बिना जया जी से बात किए अपने कमरे में चली गई और चेंज करके नीचे भी नहीं आई। उसे बस युवराज से बात करनी थी और वो अच्छे से जानती थी युवराज इतनी जल्दी ऑफिस से घर नहीं आता, इसलिए अपने कमरे में बैठकर उसका इंतजार करने लगी। रात के 9 बजे के करीब एक मेड ने उसके कमरे के डोर पर नॉक किया। मैम, बड़ी मालकिन नीचे आपको डिनर के लिए बुला रही है। तुम्हारे युवराज सर ऑफिस से वापस आ गए? जिया ने मेड के बातों को नजरअंदाज करके अपना सवाल पूछ लिया। नहीं मैडम, अभी तक नहीं आए हैं। ओके चलो। वो नीचे आ गई और बड़ी दादी के साथ डिनर करने लगी। क्या हुआ जिया, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है क्या? आज इतनी उदास क्यों हो? बड़ी दादी ने उसके उदास चेहरे को देखते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ बड़ी दादी, काफी थक चुकी हूँ ना, इसलिए ऐसा लग रहा है, वरना मैं क्यों उदास होने लगी भला? पक्का यही बात है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं बड़ी दादी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगी। दोनों ने ऐसे ही बातें करते हुए अपना अपना डिनर खत्म किया और अपने अपने कमरे में चले गए। जिया को आज नींद आ ही नहीं रही थी, इसलिए वो पढ़ाई करने बैठ गई। रात के करीब 11:30 बजे जब युवराज वापस घर आया तो उसे चेंज करके डिनर किया और एक ऑलवेज सीक्रेट डोर से जिया के रूम में एंटर कर गया। पर हमेशा की तरह आज उसकी बेबी गर्ल अपने बेड पर नहीं बल्कि पढ़ाई करते हुए स्टडी टेबल पर सर रखकर सो गई थी, बिल्कुल किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह। युवराज ने प्यार से उसके बालों में अपना हाथ फिराया और उसे अपनी गोद में उठाकर धीरे से बेड पर लेटा दिया। उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके खुद उसके बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह खिड़की से आती सूरज की हल्की रोशनी जिया के नींद में खलल डालने लगी। वो नींद में ही कसमसाते हुए खुद को युवराज की बाहों में छिपाने की कोशिश करने लगी। उसके इस तरह हिलने डुलने से युवराज की नींद खुल गई
और ठीक उसके सामने उसकी प्यारी सी बीवी, उसकी इनोसेंट सी बेबी गर्ल का खूबसूरत सा चेहरा था, जिसे वो उसके सीने में छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसे ऐसा करता देख युवराज के होठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट तैर गई। उसे धीरे से उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे किया और होले से उसके माथे पर अपने लबों की मोहर दे दी। वेक अप बेबी गर्ल, 6 बजने वाले हैं, युवराज ने धीरे से फुसफुसाकर उसके कान में कहा। तो बजने दीजिए ना, मुझे कौन सा जिम जाना है, आप जाओ, जिया ने नींद में ही अलसाई आवाज में कहा और युवराज के गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर सो गई। चला तो जाऊं, पर मेरी प्यारी बीवी मुझे छोड़े तब ना, उसने फिर उसके कान में फुसफुसाते हुए धीरे से कहा और उसके कान पर हल्का सा बाइट कर लिया। आउच मिस्टर माफिया, बहुत बुरे हो आप, प्लीज सोने दीजिए ना, जिया ने इस बार भी नींद में कसमसाते हुए कहा और भी मजबूती से युवराज को पकड़कर सो गई। युवराज बिना आवाज किए कुछ देर तक उसे अपनी बाहों में भरकर लेटा रहा, पर जब उसे लगा वो इतनी आसानी से नहीं उठने वाली, इसलिए उसने धीरे से उसका हाथ अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की, पर जिया ने दोबारा अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया। युवराज को बहुत देर हो रही थी। अक्सर वो बहुत जल्दी उठ जाया करता था और अपने पर्सनल जिम में थोड़ा सा वर्कआउट करके, थोड़ा सा ऑफिस का काम, फिर फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाया करता था। बट आज तो उसकी बीवी पूरी तरह से उसे पकड़कर सो रही थी और उसका भी दिल नहीं कर रहा था उसे उठाने का। सॉरी माई स्लीपिंग ब्यूटी, बट क्या करूं, लेट हो रहा है। युवराज ने अपने ऊपर से उसका हाथ हटाया और उसे नींद में ही अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जिया को जब एहसास हुआ वो बेड पर नहीं हवा में झूल रही है, तो उसकी सारी नींद छूमंतर हो गई। उसे जल्दी से अपनी आंखें मलते हुए युवराज को देखा, जो होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट लिए और आंखों में ढेर सारी शरारत भरकर उसे वॉशरूम में ले जा रहा था। नो 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 मिस्टर माफिया, प्लीज आप मुझे पानी में नहीं डालेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज, सॉरी, अब से मैं आपको पकड़कर नहीं सोऊंगी, प्लीज। जिया उसके गोद में ही हाथ पैर चलाते हुए उससे रिक्वेस्ट करने लगी, पर अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। युवराज ने मुस्कुराते हुए एक बार अपनी गोद में लिए हुए क्यूट सी जिया को देखा, जो रोनी सूरत बनाकर उसे ही देख रही थी, और फिर एक नजर नीचे बाथ टब में भरे पानी को देखा। ओके, अब इतना रिक्वेस्ट कर रही हो तो पानी में नहीं डालूंगा, बट उसे आधी बात बोली और 2 कदम आगे बढ़ गया। बट क्या मिस्टर जिया अपनी बात पूरी करती तब तक युवराज ने अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर शावर ऑन कर दिया था और दोनों के ऊपर ठंडे ठंडे पानी की बरसात होने लगी। प्लीज बंद कीजिए इसे, प्लीज प्लीज, मुझे ठंडा लग रहा है। जिया उसकी बाहों में उसे और भी ज्यादा चिपक गई और जोर जोर से चिल्लाते हुए उसे शावर बंद करने का रिक्वेस्ट करने लगी, पर अफसोस हमारे मिस्टर माफिया बाबू पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो फुल ऑन उसकी हालत को देखकर मजे कर रहा था। प्लीज मिस्टर माफिया, आई स्वेयर आज के बाद से मैं कभी भी आपको पकड़कर नहीं सोऊंगी, पर प्लीज इसे ऑफ कर दो ना, प्लीज प्लीज। जिया ने उसकी गर्दन में अपना चेहरा छिपाया हुआ था और अपने दोनों हाथों को उसके गर्दन में लपेटकर बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रही थी। ओके ओके, ऑफ कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, अगर मान जाओ तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बंद करने में, युवराज ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, और जिया ने जल्दी से हाँ में अपना सर हिला दिया। हाँ मैं मानूंगी, पर प्लीज पहले आप इसे बंद करो, जिया ने हकलाते हुए कहा। युवराज ने शावर ऑफ करके उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। कल से तुम भी मेरे साथ जिम में जाओगी और मेरे साथ वर्कआउट करोगी, युवराज ने अपने दोनों हाथ फोल्ड करके उसे घूरते हुए कहा। है वर्कआउट और मैं? जिया थोड़ी हैरानी और कंफ्यूजन के भाव लिए उसे देखते हुए बोली। है नहीं, हाँ वर्कआउट, और वो भी तुम, युवराज ने थोड़ा कड़क आवाज में कहा, और जिया ने ना चाहते हुए भी हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर तक युवराज बिना हिले वहीं खड़ा होकर जिया को एक टक देखने लगा, और जिया उसके बाहर जाने का वेट कर रही थी, पर बेचारी बोल भी नहीं पा रही थी। युवराज एक टक उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। जिया को बहुत अजीब लगा और उसने एक बार खुद को देखा और ओह नो, उसके मुंह से बस यही शब्द निकले। भीगने की वजह से उसके कपड़े उसके बदन से चिपके हुए थे। उसका शॉर्ट नाइट पैंट जिसमें उसकी गोरी टांगे साफ झलक रही थी, उसकी सिंगल स्ट्रिप वाली टॉप जो पूरी तरह से उसकी बॉडी से चिपक चुकी थी, और ऊपर से उसके गीले बाल जो उसके चेहरे से चिपक रहे थे। उफ, पानी में आग लगाने का काम कर रहा था जिया का ये हॉट लुक। मिस्टर माफिया, ऐसे क्या देख रहे हो, आप निकलो यहाँ से, जिया ने थोड़ा हकलाते हुए कहा। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन युवराज तो अपनी आंखों में शरारत भर के बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था।
जिया की बातें जैसे ही खत्म हुई, युवराज ने उसके कमर पर हाथ रखकर अपने करीब खींच लिया और उसके चेहरे के करीब झुकते हुए धीरे से उसके कान में कहा, बेबी यू लुकिंग सो हॉट, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। युवराज की ऐसी बातें सुनकर जिया के कान गर्म हो गए। उसे और भी ज्यादा शर्म महसूस होने लगी। शर्म और झिझक से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था और धड़कनें, उसका हाल तो पूछो ही मत, ऐसे धड़क रही थी मानो बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ने का इरादा हो। उसने अपनी बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़कती हुई धड़कनों को काबू करते हुए युवराज के सीने पर हाथ रखकर पीछे की ओर धक्का दिया और थोड़ा गुस्से में बोली, बहुत बड़े वाले बेशर्मो आप, ऐसी बातें कौन करता है, जाओ यहाँ से। अब अपनी बीवी से क्या शर्माना, चलो आज हम दोनों साथ में शावर लेंगे। युवराज ने अपने शर्ट के बटन खोलते हुए कहा और जिया का गला सूखने लगा। मिस्टर माफिया, आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज प्लीज बाहर जाइए ना, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? जिया ने अपने हाथ से अपनी दोनों आंखों को ढक लिया और हकलाते हुए जल्दी जल्दी बोलने लगी। उसकी हालत देखकर युवराज को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करके बिल्कुल सीरियस टोन में बोला, तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? मैं तो सच में आज अपनी बीवी के साथ नहाने वाला हूँ। मिस्टर माफिया प्लीज, जिया ने रुआसी आवाज में कहा और उसे सुनकर युवराज का दिल धक सा रह गया। उसे जल्दी से उसकी आंखों से उसका हाथ उठाया तो पाया उसकी आंखें नम थी। शायद उसके इस तरह परेशान करने से वो सचमुच डर गई। युवराज ने जल्दी से उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर प्यार से समझाते हुए कहा, हे बेबी गर्ल, जस्ट रिलैक्स यार, मैं बस मस्ती कर रहा था। तुम्हें लगता है मैं बिना तुम्हारी परमिशन के ऐसा कुछ भी करूंगा? जिया ने ना में अपना सर हिला दिया, क्योंकि वो भी जानती थी अगर युवराज को ऐसा कुछ भी करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता। उसे यहाँ आए हुए काफी दिन हो चुके थे और वो जब से यहाँ आई थी तब से युवराज हर रोज रात को उसके साथ ही सोता था, पर फिर भी आज तक उसने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। आप बाहर जाओ ना प्लीज, मुझे ठंडी लग रही है, जिया ने धीरे से कहा। सच में काफी देर से वो ऐसे ही भीगी हुई खड़ी थी। उसे अब हल्की हल्की ठंडी भी लग रही थी। इतनी आसानी से नहीं जान। अब तुमने मुझ पर शक किया है तो इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। आफ्टर ऑल युवराज आहूजा खुद पर शक करने वाले लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। युवराज उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला और जिया ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। इतनी आसानी से नहीं जान। अब तुमने मुझ पर शक किया है तो इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। आफ्टर ऑल युवराज आहूजा खुद पर शक करने वाले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। युवराज उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला और जिया ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। युवराज बिल्कुल उसके चेहरे के करीब झुककर रुक गया और उसकी बंद आंखों को देखने लगा। थोड़ी देर तक युवराज के एहसास को ना पाकर जिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो पाया युवराज उसके चेहरे के बिल्कुल करीब है। वो मासूमियत से अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए युवराज को सवालिया नजरों से देखने लगी। किस मी बेबी गर्ल, आज तक हर बार मैंने अपनी मर्जी से तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाया है। आज पहली बार मेरा दिल चाह रहा है तुम अपनी मर्जी से कदम बढ़ाओ। युवराज उसकी आंखों में देखते हुए मदहोशी भरी आवाज में बोला। जिया ने एक पल उसकी नशीली आंखों में देखा जहां उसके लिए प्यार ही प्यार था और न जाने उसके दिल में कैसी हलचल हुई और अगले ही पल अपनी आंखें बंद करके उसके गीले होठों पर अपने मुलायम होठ रख दिए। सब कुछ भूलकर दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। युवराज के हाथ जिया की कमर और उसके पीठ पर चल रहे थे, वहीं जिया अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखकर पूरी तरह से उसका साथ दे रही थी। थोड़ी देर बाद जब जिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तब जाकर वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। जिया ने बिना एक पल देर किए जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर अपने सीने पर हाथ रखकर तेज सांसें लेते हुए खुद को नॉर्मल करने लगी। युवराज भी अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए बस पीछे से उसे देख रहा था। कुछ पल वो उसे ऐसे ही देखता रहा और बिना कुछ बोले वॉशरूम से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जब जिया नॉर्मल हुई तो जाकर मिरर के सामने खड़ी हो गई और खुद को गौर से देखने लगी। भीगने की वजह से वो हल्का हल्का कांप रही थी। उसके होंठ हल्के सूजे हुए थे जो अभी थोड़ी देर पहले हुए पैशनेट किस की गवाही दे रहे थे और पूरे चेहरे पर गुलाबी रंगत छाई हुई थी। उसने अपने होठों पर उंगलियां फिराई और खुद से ही कहा, ये मुझे अभी क्या हुआ था? मैंने ऐसे कैसे मिस्टर माफिया को किस कर दिया? ओफो यार जिया, तू ना बिल्कुल पागल हो गई है। क्या सोच रहे होंगे वो तेरे बारे में कि तू कितनी बड़ी वाली बेशर्म है।
नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे मेरे बारे में कुछ गलत सोचेंगे? उन्होंने ही तो मुझे किस करने के लिए कहा था। और मैं पागल, मैंने भी तो बिना कुछ सोचे समझे किस कर दिया। यार ये सब क्या हो रहा है? और ये मेरा बदतमीज दिल मुझसे गद्दारी कर रहा है। इसे मुझसे ज्यादा मिस्टर माफिया रास आ रहे हैं, तभी तो उनके करीब आते ही मेंढक की तरफ फुदक रहा है। आवारा कहीं का। खुद को और अपने दिल को कोसते हुए उसने नहाया, चेंज किया, कपड़े पहने, कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। पर मैडम का बग बग इस बीच एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुआ। बाय गॉड, इतना तो रेडियो भी नहीं बोलता होगा। वो जैसे ही नीचे आई तो उसे डाइनिंग टेबल पर सिर्फ बड़ी दादी ही दिखी और आसपास शेफ और कुछ सर्वेंट्स खड़े थे। गुड मॉर्निंग बड़ी दादी। जिया ने जया जी को ग्रीट किया और अपनी चेयर खींचकर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी। थोड़ी देर तक जब युवराज वहां नहीं आया तो उसने बड़ी दादी से ही पूछ लिया, बड़ी दादी वो मिस्टर वो आपके हैंडसम प्लस खडूस प्लस अखड़ पोता कहाँ है? आज मुझे कॉलेज ड्रॉप करने का इरादा नहीं है क्या? कॉलेज ड्रॉप करना तो बहाना था, असल में उसे कल उसने उस लड़की के साथ क्या किया उसके बारे में पूछना था और उन बॉडीगार्ड्स के बारे में बात करनी थी। जया जी तो उसके मुंह से अपने पोते के लिए इतने प्यारे प्यारे नाम सुनकर हैरान रह गई। उनका ब्रेकफास्ट उनके गले में ही अटक गया था। बेचारी कुछ बोलने की हालत में थी ही नहीं, क्योंकि जहाँ तक वो जानती थी कोई भी उनके पोते के सामने ऊंची आवाज में भी बात करे वो उसे हॉस्पिटल का दर्शन करा देता है। और जिया ने तो यहाँ उसे इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट नाम दिए थे। अगर वो ये सब सुन लेता तो पता नहीं जिया का क्या हाल करता। पर उन्हें कहाँ पता था, उनका पोता तो पहले ही जिया मैडम से शादी कर चुका है। जब काफी देर तक जया जी ने कुछ नहीं कहा तो जिया ने उन्हें देखते हुए वापस पूछा, क्या हुआ बड़ी दादी, आप इतने शॉक्ड क्यों हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? अब आपका पोता है ही इतना खड़ूस तो मैं क्या ही करूं? उसने इतनी मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए कहा कि बड़ी दादी को भी हंसी आ गई और उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा वो ऑफिस के लिए निकल चुका है, कुछ जरूरी काम था, बिना ब्रेकफास्ट किए चला गया। और तू ना उसे इन प्यारे प्यारे नामों से उसके मुंह पर मत बुलाना, वरना पता नहीं तेरे साथ क्या करेगा। जस्ट चिल बड़ी दादी, आई नो आपका पोता यमराज का दूसरा रूप है और वैसे भी मुझे अभी यमलोक का दर्शन नहीं करना। बाय, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। जिया ने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया और बड़ी दादी को पीछे से हग करके जल्दी से कॉलेज के लिए निकल गई। युवराज ने जाने से पहले ही दूसरे ड्राइवर को बोल दिया था वो दूसरे कार से जिया को कॉलेज ड्रॉप कर दे, क्योंकि वो जिया को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता था। वो जानता था उसके बहुत सारे दुश्मन हैं, पर उन सब में एक ऐसा था जो उससे ज्यादा उसके अपनों को नुकसान पहुंचाना चाहता था और उसका पहला टारगेट जिया ही होने वाली थी। जिया जब कॉलेज पहुंची तो उसे आज कॉलेज का माहौल कुछ अटपटा सा लगा, क्योंकि कॉलेज कैंपस में सारे बच्चे अपने अलग अलग गॉसिप टीम बनाकर किसी के बारे में गॉसिप कर रहे थे। उसे उन लोगों की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, बट इतना तो समझ गई थी कि कुछ तो बात जरूर है। वो उन सब को इग्नोर करते हुए अपनी टीम को ढूंढने लगी, यानी छवि, मधु और रोनी को। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद मधु उसे गार्डन से उसकी तरफ आती हुई दिखी। हे मधु! जिया ने अपना हाथ ऊपर करके हिलाते हुए उसे आवाज दी और मधु मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आ गई। और बता क्या हाल है तेरे? मधु ने उसके कंधे पर अपना हाथ टिकाते हुए पूछा। ठीक है, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? जिया थोड़ा कंफ्यूज होकर बोली, क्योंकि मधु के बात करने का तरीका आज उसे थोड़ा मजाकिया लगा। कुछ नहीं, तेरे भैया वहाँ इश्क लड़ा रहे हैं, तो सोचा तुम्हारे ही हाल पूछ लूं। अगर उन दोनों के इश्क वाले कबाब में मैं हड्डी बनकर टपकी ना, तो दोनों लैला मजनू मिलकर मेरी ही धुलाई कर देंगे। उसने गार्डन की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहाँ रोनी और छवि बैठे बातें कर रहे थे, और उसके पीछे जिया की नजरें भी उन दोनों पर पड़ी और वो दोनों को साथ देखकर मुस्कुराने लगी। अच्छे लगते हैं ना दोनों साथ में? दोनों ने मुस्कुराते हुए एक साथ कहा, फिर एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। वो दोनों तो ठीक लगते हैं, बट तुम्हारा क्या? तुम्हारे लाइफ में कोई मजनू है या नहीं? जिया ने मधु के चेहरे को टटोलते हुए मजाकिया अंदाज में पूछा और मधु के चेहरे पर हल्की गुलाबीपन छा गई। ओए होए, लड़की तो शर्माती भी है, मतलब तुम्हारी लाइफ में भी कोई मजनू टपक पड़ा है। जिया उसके दोनों गाल खींचकर चिढ़ाते हुए बोली। धत तेरी की, तू भी ना, चल छोड़ मेरी बातें, तू बता तेरा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? मधु ने अपना पलड़ा उस पर भारी किया, जिस पर जिया सकपका गई।
नहीं तो मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ से आएगा? मैं तो खुद अभी बच्ची हूँ, और वैसे भी मुझे तो पता ही नहीं प्यार होता है तो फील कैसा होता है। जब समझ आ जाएगा तब बना लूंगी किसी को बॉयफ्रेंड। जिया ने जवाब दिया। क्या सच्ची तुझे समझ नहीं आता ये सब? आर यू सीरियस? मधु ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा। हाँ यार सच्ची, कभी इन सब बातों पर ध्यान दिया ही नहीं। वैसे एक बात बता, जब हमें किसी से प्यार होता है तो कैसा फील होता है? मतलब कोई सिम्टम्स तो होते ही होंगे ना? वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, क्योंकि वो खुद जानती थी उसका सवाल कितना अटपटा है, बट फिर भी कंफर्म तो करना ही था। मधु ने कुछ पल उसे घूर कर देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर साइड में बैठ गई और शुरू कर दिया अपना लव लेक्चर। सुन, कोई ऐसा शख्स जो अचानक हमारी लाइफ में आ जाए और वो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाए, या हमारी पूरी जिंदगी बन जाए, जिसके हमारे आसपास आते ही हमसे पहले हमारे दिल को एहसास हो जाए, जिसकी हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात हमें इफेक्ट करे, खुद से पहले हम उसकी खुशियों के बारे में सोचे और उसकी बाहों में खुद को सिक्योर और सेफ फील करे। मधु ऐसे ही एक एक करके समझा रही थी और जिया बड़े ही गौर से उन सब बातों को सुन रही थी, और इस बीच उसके सामने बस एक ही शख्स का चेहरा घूम रहा था, युवराज का। इन शॉर्ट, उस शख्स के हमारे आसपास होते ही हमारी धड़कनें बढ़ने लगे, और जब वो हमारे करीब आए तो हमें बुरा भी ना लगे, राइट? जिया ने अचानक युवराज के बारे में सोचकर कहा, क्योंकि युवराज के आसपास आते ही उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसके करीब आने से उसे बुरा भी नहीं लगता। राइट, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उन पर भरोसा होता है, चाहे वो हमारे कितने भी करीब आ जाए, पर कभी भी हमारे साथ गलत नहीं कर सकते। समझी बुद्धू? मधु ने उसके सर पर हल्का सा चपत लगाते हुए अपनी लव लेक्चर खत्म की और जिया ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। समझ गई मेरी लव गुरु, थैंक यू। अब फ्यूचर में कभी ऐसे सिम्टम्स दिखे तो मैं समझ जाऊंगी कि मुझे भी प्यार हो गया। जिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा। फिर दिल ही दिल खुद से बोली, कुछ सिम्टम्स तो मैच कर रहे हैं, कहीं मुझे सच में मिस्टर माफिया से प्यार? नो 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 नो, ऐसा थोड़ी हो सकता है, बस कुछ ही तो सिम्टम्स मैच कर रहे हैं। मुझे उनकी बातों से थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है, लेकिन हाँ, वो मेरे आसपास होते हैं तो मेरी धड़कनें बढ़ जाती है, और जब मैं उनकी बाहों में सोती हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है और सेफ भी फील होता है, जैसे उनके होते हुए मुझे कभी कुछ नहीं होगा, और उन पर भरोसा भी तो होता है, चाहे वो मेरे कितने भी करीब क्यों ना आ जाए, मेरी परमिशन के बिना कभी भी मेरे साथ गलत नहीं करेंगे। पर वो एक बुरे इंसान है, लोगों की जान लेते हैं, उनसे प्यार कैसे कर सकती हूँ? ओए भाई की गुड़िया, कहाँ खो गई? मधु ने उसे ख्यालों में गुम देखकर हिलाते हुए आवाज दी, तो वो अपने ख्यालों से बाहर आई। अब कहीं नहीं, बस ऐसे ही। चल ये बता, तुम्हारे मजनू का नाम क्या है? जिया ने हंसते हुए उसे चिढ़ाया। तू भी ना बिल्कुल पीछे ही पड़ गई। फिर कभी बताऊंगी, फिलहाल इतना समझ ले, इस कॉलेज का नहीं है। वो दोनों ऐसे ही और भी बातें करने लगे। तभी छवि और रोनी भी उन दोनों के पास आकर बैठ गए। क्या बातें हो रही है हमारे बिना? रोनी ने उन दोनों के पास बैठते हुए कहा। नथिंग भैया, बस ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और हाँ, मुझे ये पूछना था, कॉलेज में चल क्या रहा है? ये सब क्या बातें कर रहे हैं? जिया ने याद करते हुए कहा, क्योंकि जब वो कॉलेज आई थी तभी उसे अजीब लगा था। अरे वो कल जिस लड़के ने तुझे छेड़ा था ना, आज वो हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट है, बेचारा कोमा में है, किसी ने अच्छे से मरम्मत की है उसकी। छवि ने नॉर्मल ही कहा, बट जिया के चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभरने लगी। व्हाट? हॉस्पिटल? वो ठीक तो है ना? जिया ने परेशान होते हुए कहा, और उसकी हालत देखकर वो तीनों हैरान रह गए। आखिर इसे क्या हुआ? अरे गुड़िया रिलैक्स, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? उससे सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं और कितनी लड़कियों के साथ बदतमीजी की थी। उसके साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ, तुम शांत हो जाओ। रोनी ने उसे पानी की बोतल देते हुए कहा, क्योंकि वो बहुत तेज सांसें ले रही थी और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें भी छलक रही थी। जिया ने जल्दी से बोतल से 2-3 घूंट पानी पिया और उठकर कॉलेज से बाहर जाने लगी। हे गुड़िया, तुम्हें क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? अभी तुम्हारी क्लास का टाइम होने वाला है। पीछे से रोनी ने उसे रोकते हुए कहा, पर जिया तो किसी और ही धुन में थी। भैया, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, इसलिए बाहर जा रही हूँ, आप टेंशन मत लो। जिया ने जाते हुए जवाब दिया और दौड़ते हुए कॉलेज से बाहर आकर ऑटो में बैठकर युवराज की कंपनी के लिए निकल गई। ये आपने सही नहीं किया मिस्टर माफिया, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे नफरत है लड़ाई झगड़े से,
और लड़ाई झगड़े करने वाले लोगों से। जिया की आंखों में आंसू थे और वो खुद से बड़बड़ा रही थी। ये आपने सही नहीं किया मिस्टर माफिया, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे नफरत है लड़ाई झगड़े से और लड़ाई झगड़े करने वाले लोगों से। जिया की आंखों में आंसू थे और वो खुद से बड़बड़ा रही थी। ऑटो जैसे युवराज की कंपनी के बाहर रुकी, जिया दनदनाती हुई अंदर चली गई। रिसेप्शनिस्ट और गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो कहाँ किसी की सुनने वाली थी। आज से पहले भी वो युवराज के ऑफिस आ चुकी थी, इसलिए उसे पता था युवराज का कैबिन किस फ्लोर पर है। वो सीधे उसके कैबिन में गई और बिना नॉक किए दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। आपने ये सब क्यों किया मिस्टर मा? उसने अपनी आधी बात ही कही थी कि जब उसकी नजर कैबिन में गई, जहाँ शायद कोई मीटिंग चल रही थी और इस वक्त युवराज की सेक्रेटरी माया किसी फाइल देने के बहाने उसके बहुत ज्यादा नजदीक थी, या यूं कहिए पूरी तरह से उस पर झुकी हुई थी, जिसे देखकर जिया का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। I want to talk to you right now. जिया ने गुस्से में सबके सामने युवराज को घूरते हुए कहा। अगर जिया के अलावा यहाँ कोई और होता तो शायद युवराज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता, पर जिया को देखकर उसका सारा गुस्सा गायब हो गया था और वहीं बैठे सारे लोग जिया की हिम्मत देखकर उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि आज तक किसी ने भी युवराज से इस तरह डायरेक्टली बात नहीं की थी। आउट, युवराज ने कोल्ड वॉइस में कहा और सबकी नजरें जिया पर टिक गई, जैसे सबको लगा युवराज ने जिया को बाहर जाने के लिए बोला था। पर शेरगिल समझ गया था, आफ्टर ऑल वो जानता था युवराज और जिया का रिश्ता। जब उसे सबको अपनी जगह पर बर्फ की तरह जमे हुए देखा तो उसने अपनी जुबान खोलने की जहमत उठाई और सबसे कहा, आप सब बाहर चलिए। शेरगिल के इतना कहते ही सबको 440 वोल्ट का झटका लगा। एक अनजान लड़की के लिए युवराज इतनी बड़ी मीटिंग छोड़ रहा था, और तो और जिस तरह से वो लड़की बिना उसकी परमिशन के उसके कैबिन में एंटर कर गई थी, उसके लिए उसने उसे डांटा भी नहीं। ये सब उन सब के लिए सोचने वाली बात थी, बट फिलहाल उन लोगों ने बाहर जाना ही सही समझा और सब एक एक करके बाहर जाने लगे। माया बाहर जाने के लिए जिया के बगल से गुजरी तो उसने एक टफ लुक जिया को दिया और जिया ने भी वैसा ही लुक उसे दिया, और आंखों ही आंखों में जैसे दोनों एक दूसरे को वार्निंग दे रहे थे। बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद नहीं होने दे सकती, माया ने मन ही मन कहा और कैबिन से बाहर चली गई। आपने वो सब क्यों किया मिस्टर माफिया? सबके बाहर जाते ही जिया का गुस्सा फूट पड़ा और आंखों में हल्के आंसू छलक पड़े। क्या मतलब तुम्हारा? क्या किया है मैंने? और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ये तो तुम्हारी कॉलेज का टाइम है ना? युवराज ने घड़ी पर नजर दौड़ाई और फिर उस पर नजरें टिकाकर कहा, रियली मिस्टर माफिया, आपको पता नहीं आपने क्या किया? जिस लड़के ने कल मुझे छेड़ा था वो आज हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। कैसे? और मुझे नहीं लगता आपके अलावा कोई और ये करवा सकता है, जिया ने तंज कसते हुए गुस्से में कहा। युवराज का यूं अनजान बनना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हाँ, मैंने ही किया है, सो व्हाट? युवराज ने उसकी आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में कहा, जैसे उसे अपने किए पर बिल्कुल भी अफसोस ना हो। मैंने ये नहीं पूछा आपने किया या नहीं, मैंने ये पूछा आपने क्यों किया, जिया ने कहा। क्योंकि उसने तुम्हारा हाथ पकड़ने की जुर्रत की थी। हाथ पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, अगर किसी ने तुम्हें नजरें उठाकर भी देखा तो उसकी आंखें निकाल लेगा ये युवराज आहूजा। युवराज ने अपनी एक एक बात पर जोर देते हुए बेहद खतरनाक आवाज में कहा, जिसे सुनकर एक पल के लिए जिया भी सहम गई। वो इस वक्त बिल्कुल यमराज का दूसरा रूप लग रहा था। ये वो युवराज नहीं था जो घर पर जिया के साथ होता था, ये तो कोई और ही था, कोई मॉन्स्टर जिसके अंदर दिल तो है मगर पत्थर का। अ हार्टलेस माफिया किंग, युवराज आहूजा का असली रूप। आप ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको पता है ना, मुझे ये सब पसंद नहीं, मुझे डर लगता है इन सब चीजों से, खून खराबे से, ये सब चीजों से मैं बहुत दूर रहती हूँ। आपको जो करना है आप कीजिए, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं, बट प्लीज मेरे आसपास से बॉडीगार्ड का पहरा हटा दीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। वो थोड़ा हकलाते हुए बोली, क्योंकि इस वक्त उसे युवराज से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। भूल जाओ, अब तुम सिर्फ एक मामूली लड़की नहीं, मेरी बीवी हो, युवराज आहूजा की बीवी, मिसेस जिया युवराज आहूजा। सो तुम्हारे आसपास ये बॉडीगार्ड्स होने जरूरी है। युवराज ने उसके ऊपर से अपनी नजरें फेर ली
और विंडो से बाहर देखने लगा, जहाँ हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो गई थी। मुझे नहीं पसंद ये सब, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरी लाइफ में क्या होता है क्या नहीं। और मैं आपकी बीवी हूँ, ना कि कोई कैदी जो इन गार्ड्स के बीच में कैद रहूं। वो रूंधे हुए गले से रुआसी आवाज में बोली, और युवराज को उसकी ऐसी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्या कहा तुमने? मुझे तुम्हारी लाइफ में क्या होता है क्या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। युवराज गुस्से में अपना कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा और जिया डरते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी, क्योंकि इस वक्त युवराज की आंखें गुस्से में बिल्कुल लाल हो चुकी थी। जिया पहली बार युवराज का ऐसा रूप देख रही थी। इतना डर तो उसे युवराज से पहली मुलाकात में भी नहीं लगा था जितना अब लग रहा था, और पहली बार वो युवराज को इस कदर गुस्सा दिला रहा था कि वो अपने आप पर से कंट्रोल खोता जा रहा था। आपने शादी मुझसे अपने फायदे के लिए की थी ना, ताकि मैं किसी को कुछ न बताऊं। तो फिर आपको मेरी लाइफ में क्या होता है क्या नहीं, उससे आपको क्या? आपने ही तो कहा था ना कि आप शादी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मैं किसी को कुछ न बताऊं। जिया अपने कदम पीछे लेते हुए डरते हुए बोली, और युवराज उसकी बातें सुनकर सन्न रह गया। आखिर सच ही तो कहा उसने। युवराज ने कभी उसे अपने दिल की फीलिंग बताई ही नहीं थी। सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है मैंने अपने फायदे के लिए तुमसे शादी की? युवराज ने गुस्से में अपना एक हाथ दीवार पर जोर से दे मारा, और जिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। जिया डरते हुए दीवार से सट चुकी थी, और युवराज अपने दोनों हाथ दीवार पर रखे गुस्से में उसे घूर रहा था। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं और तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दूं, तुम मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। युवराज ने गुस्से में चीखते हुए कहा, और जिया ने डरकर अपने कानों पर हाथ रख लिया। गेट लॉस्ट! युवराज ने अपनी नजरें उसके ऊपर से फेर ली। जिया रोते हुए उसके कैबिन से बाहर चली गई। जिया की कही हुई एक एक बात युवराज के सीने में खंजर की तरह चुभ रही थी। उसने गुस्से में अपना हाथ कांच के टेबल पर दे मारा, और टेबल के कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए। कांच के कुछ टुकड़े उसके हाथों में धंसकर उसमें से खून रिसने लगे। बॉस, वो जिया मैम। शेरगिल जिया को रोते हुए बाहर जाते हुए देखकर युवराज से बात करने आया था, पर यहाँ का नजारा देखकर वो शॉक्ड रह गया। युवराज के हाथों से बहता खून और उसके चेहरे का डार्क एक्सप्रेशन देख उसे समझते देर न लगी यहाँ पर क्या हुआ होगा। बॉस, आपको जिया मैम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो रोते हुए यहाँ से अकेले निकली है। आप जानते हैं ना, हर पल हर वक्त उनकी जान को खतरा है। अगर आरके को भनक भी लगी कि जिया मैम आपकी वाइफ हैं, तो वो उनकी जान ले लेगा। शेरगिल ने युवराज को समझाने की कोशिश की, पर युवराज अभी भी नीचे देखे जा रहा था। मेरी जान को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। युवराज ने बस इतना ही कहा और अपने कैबिन से जॉइंट पर्सनल रूम में चला गया। शेरगिल भी अपने कुछ गार्ड्स को लेकर जिया को ढूंढते हुए बाहर निकल गया। दूसरी तरफ जिया रोते हुए पैदल ही सड़कों पर चली जा रही थी। अचानक ही बहुत तेज बिजली कड़की और बारिश भी तेज हो गई, पर उसे कहाँ कुछ खबर थी। उसके सामने तो बस युवराज की कही हुई हर एक बात घूम रही थी, और उसका वो गुस्से से भरा डरावना चेहरा। वो अभी भी रोते हुए जा रही थी, तभी उसके पीछे से फुल स्पीड में चलती हुई एक ट्रक आई और उसे टक्कर मारकर आगे निकल गई। ट्रक के टक्कर लगने से जिया सड़क के दूसरी साइड गिरी, और पत्थर से टकराने की वजह से उसके सर से बहुत ज्यादा खून बहने लगा, और वो वहीं बेहोश हो गई। कुछ ही देर में वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, और ठीक उसी वक्त शेरगिल की कार उस भीड़ के पास रुकी, और वो भीड़ को चीरते हुए सामने आया, जहाँ जिया खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी। वो ट्रक कुछ दूरी पर जाकर रुकी, और अंदर बैठे ड्राइवर ने किसी को कॉल करके बोला, काम हो गया। ये आपने सही नहीं किया